हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया सिन्हा सेमेस्टर 1 के पेपर 3 का आज तीसरा क्वेश्चन डील करने जा रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल एंड केसेस। विधि का यह एक सामान्य नियम है कि जहाँ किसी संविदा में उसके पालन का समय विनिर्दिष्ट नहीं हो, वहाँ उसका पालन युक्तियुक्त समय में किया जाना चाहिए, और जहाँ पालन का समय विनिर्दिष्ट हो, वहाँ उस समय पर या उसके पूर्व संविदा का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार सामान्यतया समय का संविदा में एक विशिष्ट महत्व होता है, लेकिन कुछ संविदाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें समय संविदा का सार मर्मभूत नहीं होता है। इन दोनों अवस्थाओं का उल्लेख अधिनियम की धारा 55 में किया गया है, जो इस प्रकार है, जहाँ समय संविदा का सार है और निश्चित समय पर पालन नहीं किया गया हो तो उसका प्रभाव क्या होगा। जब किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को निश्चित समय पर या उसके पूर्व पूरा करने का वचन देता है, परंतु नियत समय पर या उसके पूर्व करने में असफल होता है, वह संविदा का उसमें उतनी जितनी का पालन नहीं किया गया हो। वचनग्रहीता प्रोमिसी के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगी यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का सार होना चाहिए। किसी संविदा में विनिर्दिष्ट समय उस संविदा का मर्म था या नहीं, एक तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साथ ही यह एक ऐसा प्रश्न भी है जो संविदा के निबंधों एवं उसके पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है। समय कब संविदा का मर्म होता है? समय को मर्मभूत बनाने वाली बातें, नंबर 1, जब पक्षकारों ने ही यह स्पष्ट कर दिया है कि समय संविदा का मर्म हो। जब समय पर पालन न करने से दूसरा पक्षकार को ही हानि होती है। जब संविदा की आवश्यकता तब उसकी प्रकृति से स्पष्ट होता है जब समय का मसारभूत होना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, जब कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार से पालन का समय बढ़वाना चाहता है, जैसे एक बात है भुद्रचंद बनाम बेट्स का, इसका एक उचित उदाहरण है। वादी ने प्रतिवादी का हाथी कुछ अन्य हाथियों को पकड़ने के लिए किराए पर लेने का करार किया। संविदा में यह शर्त थी कि हाथी 1 अक्टूबर 1910 को दिया जाएगा, परंतु प्रतिवादी 6 अक्टूबर के लिए इस समय को बढ़वा लिया।
और फिर 6 अक्टूबर को भी नहीं देकर 11 अक्टूबर को हाथी लेकर वादी के पास आया। वादी ने उस समय हाथी लेने से इनकार कर दिया और प्रतिवादी पर संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति का वाद लाया। निर्णित हुआ कि इस संविदा में समय सारभूत था, इसलिए समय पर पालन न करने का परिणाम संविदा को भंग करने के समान ही है। अब बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि प्रतिवादी ने एक बार पहले ही समय को बढ़वाया था। अगर समय संविदा का सार नहीं होता तो उसे बढ़वाने की आवश्यकता नहीं थी। व्यापारिक विधियों में समय मर्मभूत होता है। व्यापारिक वर्ग समय का महत्व देते हैं। समय महत्वपूर्ण है या नहीं, यह बात पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है। माल विक्रय के संविदाओं में माल की जहाज पर लदाई का समय संविदा का सार होता है। निर्माण की संविदा में काम पूरा होने की तिथि महत्व रखती है, क्योंकि निर्माण सेवा एक प्रकार का व्यावसायिक सेवा है इत्यादि। जब समय संविदा का सार न हो तो इसका परिणाम, जहाँ समय किसी संविदा का मर्म नहीं रहा हो और वचनदाता प्रॉमिसर उसका पालन नियत समय के भीतर करने में असफल रहा हो, वहाँ वचन ग्रहीता प्रॉमिसी को उसे शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। वह ऐसी असफलता से कारित हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। समय बीत जाने पर समय संविदा का मर्म होने की अवस्था में ऐसी संविदा वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य करनीय होती है। वचन ग्रहीता को यानी प्रॉमिसी को अपने इस विकल्प का प्रयोग समय समाप्त होने के पूर्व ही करना चाहिए। समय समाप्त हो जाने के बाद वह अपने इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता है। समय वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? यदि किसी संविदा में समय मूलभूत रूप से उसका सार रहा हो तो केवल इस आधार पर कि पक्षकार संविदा के पालन के समय में कुछ वृद्धि करने के लिए सहमत हो गए हैं, समय का मर्म होना समाप्त नहीं हो जाएगा। क्या समय को संविदा का सार बनाया जा सकता है? जहाँ समय संविदा का मर्म नहीं रहा हो, वहाँ किसी पक्षकार का पश्चातवर्ती कृत्य मात्र समय को उस संविदा का मर्म नहीं बन सकता। अचल संपत्ति के विक्रय में के करार में सामान्य उपधारणा यह की जाती है कि उनमें समय मर्मभूत नहीं है।
धारा 55 का 3 पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ की व्याख्या हो चुकी है। अब हमें तीसरे पैराग्राफ को भी देखना है। तीसरे पैराग्राफ में यह घोषित करती है कि यदि पक्षकारों का आशय यह नहीं था कि समय संविदा का सार हो, तो निश्चित समय पर या उससे पूर्व संविदा का पालन करने में असफल रहने से संविदा शून्यकरणीय नहीं हो जाती। तात्पर्य यह है कि देर होने पर भी दूसरे पक्षकार को पालन की संविदा स्वीकार करनी होगी। यह पालन को अस्वीकार नहीं कर सकता है, परंतु देर के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। परंतु जब पालन का समय संविदा का सार होता है, तो समय पर संविदा पालन न होने के दूसरे पक्षकार को संविदा परिहार द्वारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह देर से हो रही संविदा पालन को अस्वीकार कर सकता है और तुरंत ही संविदा भंग के लिए वाद ला सकता है, परंतु उसे यह भी अधिकार है कि वह देर से हो रहे संविदा पालन को स्वीकार कर ले। यदि वह ऐसा करता है तो बाद में वह देरी के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकता है, जब तक कि संविदा पालन स्वीकार करते समय वह यह सूचित न कर दे कि वह देर के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये समाप्त हुआ। जितनी का पालन नहीं किया गया हो, वचनग्रहीता प्रोमिसी के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगी यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का सार होना चाहिए। किसी संविदा में विनिर्दिष्ट समय उस संविदा का मर्म था या नहीं, एक तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साथ ही यह एक ऐसा प्रश्न भी है जो संविदा के निबंधों एवं उसके पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है। समय कब संविदा का मर्म होता है? समय को मर्मभूत बनाने वाली बातें। नंबर 1, जब पक्षकारों ने ही यह स्पष्ट कर दिया है कि समय संविदा का मर्म हो। जब समय पर पालन न करने से दूसरा पक्षकार को ही हानि होती है। जब संविदा की आवश्यकता तब उसकी प्रकृति से स्पष्ट होता है जब समय का मसारभूत होना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, जब कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार से पालन का समय बढ़वाना चाहता है। जैसे एक बात है भुद्रचंद बनाम बेट्स का, इसका एक उचित उदाहरण है। वादी ने प्रतिवादी का हाथी कुछ अन्य हाथियों को पकड़ने के लिए
किराए पर लेने का करार किया। संविदा में यह शर्त थी कि हाथी 1 अक्टूबर 1910 को दिया जाएगा, परंतु प्रतिवादी 6 अक्टूबर के लिए इस समय को बढ़वा लिया और फिर 6 अक्टूबर को भी नहीं देकर 11 अक्टूबर को हाथी लेकर वादी के पास आया। वादी ने उस समय हाथी लेने से इनकार कर दिया और प्रतिवादी पर संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति का वाद लाया। निर्णित हुआ कि इस संविदा में समय सारभूत था, इसलिए समय पर पालन न करने का परिणाम संविदा को भंग करने के समान ही है। अब बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि प्रतिवादी ने एक बार पहले ही समय को बढ़वाया था। अगर समय संविदा का सार नहीं होता तो उसे बढ़वाने की आवश्यकता नहीं थी। व्यापारिक विधियों में समय मर्मभूत होता है। व्यापारिक वर्ग समय का महत्व देते हैं। समय महत्वपूर्ण है या नहीं, यह बात पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है। माल विक्रय के संविदाओं में माल की जहाज पर लदाई का समय संविदा का सार होता है। निर्माण की संविदा में काम पूरा होने की तिथि महत्व रखती है, क्योंकि निर्माण सेवा एक प्रकार का व्यावसायिक सेवा है इत्यादि। जब समय संविदा का सार न हो तो इसका परिणाम, जहाँ समय किसी संविदा का मर्म नहीं रहा हो और वचनदाता प्रॉमिसर उसका पालन नियत समय के भीतर करने में असफल रहा हो, वहाँ वचन ग्रहीता प्रॉमिसी को उसे शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। वह ऐसी असफलता से कारित हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। समय बीत जाने पर समय संविदा का मर्म होने की अवस्था में ऐसी संविदा वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य करनीय होती है। वचन ग्रहीता को यानी प्रॉमिसी को अपने इस विकल्प का प्रयोग समय समाप्त होने के पूर्व ही करना चाहिए। समय समाप्त हो जाने के बाद वह अपने इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता है। समय वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? यदि किसी संविदा में समय मूलभूत रूप से उसका सार रहा हो तो केवल इस आधार पर कि पक्षकार संविदा के पालन के समय में कुछ वृद्धि करने के लिए सहमत हो गए हैं, समय का मर्म होना समाप्त नहीं हो जाएगा। क्या समय को संविदा का सार बनाया जा सकता है? जहाँ समय संविदा का मर्म नहीं रहा हो, वहाँ किसी पक्षकार का पश्चातवर्ती कृत्य मात्र समय को उस संविदा का मर्म
नहीं बन सकता। अचल संपत्ति के विक्रय में के करार में सामान्य उपधारणा यह की जाती है कि उनमें समय मर्मभूत नहीं है। धारा 55 का 3 पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ की व्याख्या हो चुकी है। अब हमें तीसरे पैराग्राफ को भी देखना है। तीसरे पैराग्राफ में यह घोषित करती है कि यदि पक्षकारों का आशय यह नहीं था कि समय संविदा का सार हो, तो निश्चित समय पर या उससे पूर्व संविदा का पालन करने में असफल रहने से संविदा शून्यकरणीय नहीं हो जाती। तात्पर्य यह है कि देर होने पर भी दूसरे पक्षकार को पालन की संविदा स्वीकार करनी होगी। यह पालन को अस्वीकार नहीं कर सकता है, परंतु देर के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। परंतु जब पालन का समय संविदा का सार होता है, तो समय पर संविदा पालन न होने के दूसरे पक्षकार को संविदा परिहार द्वारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह देर से हो रही संविदा पालन को अस्वीकार कर सकता है और तुरंत ही संविदा भंग के लिए वाद ला सकता है, परंतु उसे यह भी अधिकार है कि वह देर से हो रहे संविदा पालन को स्वीकार कर ले। यदि वह ऐसा करता है तो बाद में वह देरी के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकता है, जब तक कि संविदा पालन स्वीकार करते समय वह यह सूचित न कर दे कि वह देर के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये समाप्त हुआ।